Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। फ्री बॉडी डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ केसेस आते हैं जिसमें आप ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हो स्ट्रिंग्स के साथ, और उसमें आपने बहुत फेमस एफबीडीज देखे होंगे जिसमें एफबीडीज को ऐसे बनाया जाता है, जिसमें हमने एक ब्लॉक ऐसे बनाया, उसके बाद दूसरा ब्लॉक हमने ऐसे बनाया और उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ। यहां हमने फोर्स लगाई, फिर इसके एफबीडीज बनाएंगे, टेंशंस को बनाना स्टार्ट करेंगे टी। ठीक है, कई बार क्या होता है, इन्हीं ब्लॉक्स को मैं अटैच कर देता हूं किसके साथ, रोप के साथ, रस्सी के साथ, और फोर्स मैंने फिर से एफ लगाई। तो क्या अब मेरा एनालिसिस सेम रहेगा? क्या अभी भी यहां पर मैं टेंशंस को टी लूंगा या मेरा एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मतलब आई एम मेकिंग द वीडियो टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, टू मेक दिस कॉन्सेप्ट सरल फॉर यू, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा मैं, कैसे आपको इन केसेस को एनालाइज करना है। अगर आप स्ट्रिंग से उसको अटैच करते हो, अगर आप किसी रोप से उसको अटैच करते हो, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा थोड़ी सी किसके बारे में, टेंशन फोर्स के बारे में, क्योंकि जो वीडियो है उसका पर्पस ही यही है। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग एंड रोप आर दे सेम, यही है ना, मैंने थंबनेल भी कुछ ऐसा ही बनाया है इसका। तो पहले उसके बारे में समझते हैं, टेंशन फोर्स है क्या चीज। देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सरल लैंग्वेज में बात करूं, जो हमारी टेंशन फोर्स होती है वो क्या होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब एक्टिव होती है? ये तब एक्टिव हो जाती है जब आप एक स्ट्रिंग को क्या करते हो, या किसी रोप को पुल करना स्टार्ट करते हो, खींचना स्टार्ट करते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं एंड दैट लीड टू द फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन फोर्स वहां से आती है। और ये टेंशन फोर्स हमेशा कहां पर, किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका क्या मीनिंग है, मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि अगर, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे, अगर ये एक ब्लॉक है मेरे पास m1 मास का, इसको मैंने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया यहां पे ब्लॉक m2 मास के साथ, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई कैपिटल F। तो टेंशन की अगर मैं बात करूंगा, अब देखो टेंशन इस पूरे स्ट्रिंग में आएगी, मैं सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा आपका? ये यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जब यहां पर आप टेंशन फोर्स को चेक करना चाहते हो, इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस, और जब आप यहां पर टेंशन फोर्स को चेक करना चाहते हो, इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस। तो ऐसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। टी जो आपने मैक्सिमम जगह पे डायग्राम्स देखे होंगे, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई बात आपको समझ में? तो एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनेगा, टेंशन फोर्स है क्या चीज, लगती कैसे है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगती है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है मेरी, स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे अब स्ट्रिंग के बारे में। जो स्ट्रिंग हम करते रहते हैं, जिनके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं इतने से, और मैं भी स्ट्रिंग कर रहा हूं इतनी देर से। तो स्ट्रिंग है क्या चीज? स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम कनेक्ट करें। अब स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? देखो, स्ट्रिंग मेरा कैसा होगा, इनएक्सटेंसिबल। हम ये मान के चलते, देखो नॉर्मली क्या होता है, आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर ये बेसिक चीजें आप स्किप कर जाओगे, और उसी के लिए मैं सरल बनाने के लिए आपके लिए वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि इसकी लेंथ ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? इसकी लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी। इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड होल सिस्टम इज सेम, एंड होल सिस्टम इज सेम। मतलब इसी की बात कर लेते हैं। यहां पे जब आप फोर्स F लगाओगे तो पूरे का पूरा सिस्टम, मतलब ये मेरा पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम मेरा कहां जाएगा, एक्सेलरेशन A से इधर को जाएगा,
और जब मैं एफबीडीज बनाऊंगा, इनके अलग अलग एफबीडीज बनाऊंगा, M1 का अलग, M2 का अलग, तो मैं M1 को भी इंडिविजुअली कितनी एक्सेलरेशन से मूव करवाऊंगा, एक्सेलरेशन A से। M2 को भी कितनी एक्सेलरेशन से मूव करवाऊंगा, एक्सेलरेशन A से। मतलब कहने का यह है, अगर मेरा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो जितनी एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की, उतने ही उसके कंपोनेंट्स की एक्सेलरेशन होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? तो ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन विच वी एनालाइज इन दिस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, जितने भी हम एफबीडीज बनाते हैं, स्ट्रिंग हमारे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, इनएक्सटेंसिबल। कैसे होते हैं, इनएक्सटेंसिबल। चलो दूसरी बात करते हैं। इनएक्सटेंसिबल जनरली जब तक क्वेश्चन में ना दे रखा हो, हम उसको क्या मानते हैं, मासलेस। क्या मानेंगे उसको हम, मासलेस, कि उसका अपना मास कोई नहीं है। अपना मास कोई नहीं है तो वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा एक्सेलरेशन को कम होने में या ज्यादा होने में। तो मासलेस, उसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस है, जस्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो, उसका अपना मास कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तीसरा, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि अगर मेरा स्ट्रिंग किसी पुली के ऊपर से पास कर रहा है, जैसे ये पुली है, ये पुली है, ठीक है, ऐसे, तो एक स्ट्रिंग आया ऐसे, इसके ऊपर से पास हुआ ऐसे, तो ये ब्लॉक्स यहां पे ऐसे रखे हुए हैं हमने, इस टेबल पे और इस टेबल पे। आई बात समझ में? तो अब होगा क्या, फ्रिक्शन कहां पे आएगी इस केस में, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन यहां पे है, यहां पे जहां पे कांटेक्ट है। इसका क्या फर्क होता है वो भी आपको बताऊंगा, पर पॉइंट समझो। अगर मैं फ्रिक्शन लेस लेके चल रहा हूं तो मतलब मैं यहां वाली फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं नहीं मान के चल रहा कि फ्रिक्शन यहां पे कोई रोल प्ले कर रही है, तो दैट इज फ्रिक्शन लेस। जनरली इन ऑल द केसेस वी अज्यूम द पुली एंड द स्ट्रिंग टू बी फ्रिक्शनलेस। पुली और उसके ऊपर घूमने वाला स्ट्रिंग दोनों फ्रिक्शनलेस है, और हम स्ट्रिंग को मास लेस भी मानते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो बात हुई किसकी, स्ट्रिंग की बात हुई। दूसरा जो टर्म है जिसके लिए मैंने आपके साथ अभी स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड एज रोप। रोप के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी स्ट्रिंग को अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा यहां पे, हमने ये सीखा कि यहां पे जो टेंशन फोर्स होती है दैट इज एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और स्ट्रिंग जो होता है वो जनरली उसकी तीन प्रॉपर्टीज हम लेके चलते हैं, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अब मैं आपको अलग अलग केसेस डायग्राम के थ्रू यहां पे समझाता हूं ताकि फील आ जाए आपको इस चीज की ना। देखो, अगर ये समझ लिया ना आपने इस वीडियो के बाद, आपको और मजा आएगा एफबीडीज बनाने में, क्योंकि आप हर एफबीडी को फिर इसी नजरिए से देखोगे जो मैंने आपका नजरिया भी डेवलप कर देना। ठीक है? देखो यहां पे पहले मैं आपके साथ केस 1 डिस्कस करूंगा, दैट इज स्ट्रिंग इज massless एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब है इस स्ट्रिंग को जिस पुली के ऊपर अगर आप रोटेट करवाओगे, लगाओगे ऐसे, तो वहां पे फ्रिक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर मैं यहां पे एक सिस्टम बनाता हूं, ठीक है, ये मास m1 है, ये मास मेरा m2 है, और ऐसे मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है इसको, और ये मेरा एक पुली है। समझ में आ रहा है डायग्राम? अब मेरा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। अब जब मेरा स्ट्रिंग मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा, और इनएक्सटेंसिबल तो है ही, देखो सभी केसेस में इनएक्सटेंसिबल ही हम लेके चलते हैं, एक्सटेंसिबल के केसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज इनएक्सटेंसिबल, ये चीज माइंड में रखना। क्लियर है? अब देखो, अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है बेटा, तो हर पॉइंट पे जो होगी वो टेंशन सेम होगी। अच्छा बताओ, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अवे फ्रॉम दिस, फ्रिक्शन एक्ट ऑन दिस पॉइंट अवे फ्रॉम दिस। यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहां पे यहां से अवे और यहां से ऐसे अवे। डायरेक्शन में पता लगी है, बात करते हैं वैल्यू की। अब फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो टेंशन पे फर्क पड़ेगा नहीं, जितनी टेंशन यहां पे उतनी टेंशन यहां पे। अब यहां पे और यहां पे कितनी है, क्योंकि ये मासलेस है इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम, टी 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 टी। सब जगह कितनी है यहाँ पे, टी।
यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। अच्छा, ये स्ट्रिंग जब यहां पे घूमा ऐसे, तो क्या यहां पे इस टी में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो टी 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 टी। आई बात समझ में? तो इसका एफबीडी जब आप बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? एफबीडी M1 का जब आप एफबीडी बनाओगे तो M1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी T, और ये मूव करेगा इधर को एक्सेलरेशन A से। इसको मैंने फ्रिक्शनलेस माना हुआ टेबल को। और यहां पे अगर बात करेंगे हम M2 की, M2 का वेट नीचे लगेगा M2G, और यहां पे टेंशन T ऊपर को लगेगी, और नेट ये नीचे को ही जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं M1 M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, तो वो यहां पे आएगा। क्लियर है? नीचे यहां पे वो मूव करना स्टार्ट करेगा। आई बात समझो? उसके अलावा यहां पे वेट भी एक्ट करेगा। M1G नॉर्मल रिएक्शन N है, ये तो बैलेंस ही हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो यहां पे उसका फर्क पड़ेगा नहीं। हमारे लिए काम की फोर्सेस ये वाली हैं। मेन पॉइंट फिर मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आप इस पे फोकस करो। टेंशन को कैसे डील करना है। यहां पे T ऐसे है, T ऐसे, और पूरे स्ट्रिंग में T सेम है। अब आगे चलते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या कहता है? स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग मासलेस है, बट फ्रिक्शन इज देयर। फ्रिक्शन इज देयर। बिल्कुल सेम डायग्राम लूंगा अब मैं। तो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे रखा इसको मैंने, ये M1 है, ये M2 है, और यहां पे इसको अटैच किया हुआ, और यहां पे फ्रिक्शन मिलेगा। कहां पे फ्रिक्शन मिलेगा? इस रीजन में, जहां पर वो ऐसे इसके ऊपर से आ रहा है हमारा स्ट्रिंग। अब सुनो, डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे यहां पे ऐसे रहेगी, और यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे ऐसे रहेगी। यहां पे इस पॉइंट पे ये ऐसे रहेगी, इस पॉइंट पे ये ऐसे रहेगी। अब पॉइंट है, फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन इज देयर। अगर फ्रिक्शन है, इसका मतलब ये है वो वाले रीजन के बाद मेरी टेंशन चेंज हो जाएगी जहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। बताओ फ्रिक्शन यहां पे कहां एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन इस रीजन में एक्ट कर रही है, तो इस रीजन के बाद टेंशन चेंज हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं अपनी टेंशन को T को यहां पे मान रहा हूं T T T T, तो इस पूरी स्ट्रिंग में T है, यहां पे T T T T, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं आया, पर मासलेस है, इसलिए टेंशन सेम। और यहां 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 पर मैं ले लेता हूं T डैश T डैश T डैश T डैश। इतने से पोर्शन में पूरे में T डैश है, इतने से पोर्शन में पूरे में T है। T से T डैश चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रिक्शन आ गई वहां पे। तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा? इसका एफबीडी सिंपल, यहां पे ऐसे 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 M1, इधर लगेगा T, ये जाएगा एक्सेलरेशन A से, और M2 की अगर मैं बात करूं, नीचे लगेगा उसका वेट M2G, ऊपर लगेगी टेंशन T डैश, और ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से। तो चेंज कहां पे आया? देखो चेंज यहां पे आया। यहां पे टेंशन आपकी T हो गई, और यहां पे टेंशन आपकी कितनी होगी? दैट इज T डैश। कहां पे चेंज, कहां पे आया? उस रीजन में चेंज आया जहां पर फ्रिक्शन आ गई। जहां पर फ्रिक्शन आएगी उस रीजन में चेंज मिल जाएगा। तो यहां फ्रिक्शन आएगी क्योंकि यहां पे कॉन्टैक्ट है, तो मतलब फ्रिक्शन के इस वाले रीजन में, इस साइड में अलग टेंशन है, और इसके लेफ्ट साइड में अलग टेंशन मिलेगी। आई होप आपको आ रही है चीजें समझ में। क्लियर है? चलो अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में हम उसका मास भी लेंगे, मास भी लेंगे और फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे। चलो फिर देखते हैं फिर क्या होगा। केस 3, string has mass and friction is there.
स्ट्रिंग के पास मास भी है और फ्रिक्शन भी है। अब क्या करेंगे, M1 M2, वही सेम डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब यहां पे मास भी है, उसके पास फ्रिक्शन भी है। इसका सिंपल सा मीनिंग समझ लो। पहले तो डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन आई होप आपको क्लियर है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इधर को होगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर को, इधर से लेफ्ट को, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे को होगी। अब ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं ना, यहां पे टेंशन अलग अलग होगी। T1, यहां पे T2, यहां पे T3, यहां पे T4। सिमिलरली यहां पे भी अलग अलग टेंशन मिलेगी आपको। हर पॉइंट पे टेंशन आपको अलग मिलेगी। T5, T6, T7, T8, T9। यहां पे दो फैक्टर्स आ गए। मास है ऑलरेडी, अब फ्रिक्शन तो थी पहले भी। अगर फ्रिक्शन थी तो उसका मतलब है जहां पे फ्रिक्शन हो रही है तो उसके एक साइड और दूसरी साइड वाले रीजन्स में टेंशन अलग अलग मिलेगी। पर क्योंकि यहां पे मास भी आ गया है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग मिलेगी आपको। मतलब पूरे स्ट्रिंग में ही टेंशन अलग है। यहां पे अलग, 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 यहां पे अलग। तो इसका बड़ा ही आप कह सकते हो जो एफबीडी बनेगा। अब आपको क्वेश्चन अगर इस पे पूछा जाए कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब सुनना ध्यान से, जो मैंने केस 1 और केस 2 बताए हैं आपको, उसमें आपको सिंपल बोला जाएगा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसमें आप एफबीडी बनाओगे और कर दोगे सॉल्व। यहां पे आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहां पे आपको फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको निकालनी है। फिर आपको इसका मास भी दिया जाएगा, मास भी दिया जाएगा 1 kg का है, 2 kg का है, 3 kg का है। फिर इसकी आपको लेंथ भी दी जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया जाएगा, मास ऑफ द स्ट्रिंग दिया जाएगा और आपको पॉइंट बताया जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे से पूछ रहा है, उसने मास भी दिया, लेंथ भी दिया, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी आपको। तो एक बात समझ लो, जैसे ही आपने मास दिया उसको, तो उससे हुआ क्या, क्या हुआ उससे हर पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और क्या मैं बोल सकता हूं अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो उसको हम स्ट्रिंग ना बोल के उसको रोप बोल सकते हैं। दैट इज इट। रोप क्या चीज है, रोप इज अ स्ट्रिंग हैविंग मास। आपने स्ट्रिंग को मास दे दिया तो वो क्या बन गई, रोप बन गई। आई होप आपको तीनों केसेस आए समझ में और आपको फील आ गई होगी अब अच्छे से कि यहां पे टेंशन अलग अलग कैसे हैं, कौन से रीजन में टेंशन कैसी है। तो अब इसको आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। विल प्रोसीड फर्दर नाउ। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं यहां से। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहां पे मेरे पास दो बॉडीज हैं। मैं सेम एग्जाम्पल लूंगा, एक स्ट्रिंग के साथ और एक रोप के साथ। क्लियर है? तो यहां पे देखना आपको, ये मेरे पास एक मास m1 है, इसको स्ट्रिंग से मैंने कनेक्ट किया मास m2 के साथ और यहां से मैंने फोर्स लगाई कैपिटल F। स्ट्रिंग है ये, और ये मेरा स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग मासलेस लूंगा मैं, इनएक्सटेंसिबल लूंगा, फ्रिक्शनलेस लूंगा। ये सारी बातें हो गई है मेरी। क्लियर है? सबसे पहली बात, जब इसका एफबीडी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पूरे सिस्टम पे कितनी फोर्स लग रही है। पूरा सिस्टम मींस मेरा m1 प्लस m2। तो पूरे सिस्टम पे अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से जा रहा है इधर को, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, वो F अपॉन m1 प्लस m2। अब क्योंकि मेरा ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो मेरा m1 भी एक्सेलरेशन a से जा रहा है, m2 भी एक्सेलरेशन a से जा रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग कैसा इनएक्सटेंसिबल है। इसका एफबीडी बनाए। अच्छा, और आपको दूसरी बात पता होगी, टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में जब हम निकालेंगे तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे एक्ट करेगी। मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां से टेंशन फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगेगी, और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं तो यहां से मेरी टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे दैट इज m1 इस डायरेक्शन में लगेगी मेरी कौन सी टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स को नाम दिया मैंने T। क्लियर है? उसके अलावा यहां पे वेट भी लग रहा है m1 जी, और नॉर्मल रिएक्शन है N।
तो वो तो एक दूसरे को बैलेंस ही करेंगे, मुझे इससे मतलब है। और ये जा कहां पे रहा है, राइट में जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से। सिमिलरली अच्छा, और दूसरी बात ऑब्वियसली इसको एक सरफेस पे रखोगे ना आप, और ये सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है, सरफेस मेरा क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, दूसरी बात यहां पे अगर मैं बात करूं M2 की, M2 जो है मेरा, उसके ऊपर राइट साइड में फोर्स ऐसे लग रही है F, और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, और उससे लेफ्ट में लगेगी मेरी टेंशन, क्योंकि टेंशन पढ़ाते हुए मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जा कहां पे रहा है सिस्टम, राइट में जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। वही मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल था, तो जितनी एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की, उतनी ही एक्सेलरेशन किसकी होगी, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स है उनकी होगी। तो यहां से बना लो इक्वेशंस। यहां पे T फोर्स M1 को A से एक्सेलरेट करवा रही है, तो T इज इक्वल टू M1A बन जाएगा। यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, राइट में जा रहा है, दो फोर्सेस लग रही है, नेट फोर्स होगी राइट वाली माइनस लेफ्ट वाली, क्योंकि राइट में जा रहा है तो राइट वाली ज्यादा हुई ना, तो F माइनस T इज इक्वल टू M2A। हो गया एनालिसिस खत्म। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेम एनालिसिस करूंगा, पर अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस स्ट्रिंग की जगह क्या लगाऊंगा, बीच में रोप लगाऊंगा। रोप लगाते हैं इसके बीच में। तो देखो यहां पे इसको सरफेस पे रखेंगे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे रखा, फोर्स ऐसे लगी F, M1 है, M2 है, और ये जो है मेरी दैट इज अ रोप। अब ये रोप है मेरी, ठीक है, सेम एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मास M1, इसका M2, तो रोप का भी कोई ना कोई मास होगा, उसको मान लेते हैं M, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं फोर्स F लग रही है इस पूरे सिस्टम में, तो अब ये वाली इक्वेशन कैसे चेंज होगी आपकी, दैट विल बी F इज इक्वल टू M1 प्लस M प्लस M2 इंटू A। तो यहां पे अब आपकी जो फोर्स लगी वो इन तीनों मासेस पे लगेगी, तो डिफरेंस कहां पे आया, अब आप इस रोप का भी मास इसमें ऐड करोगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी F अपॉन M1 प्लस M प्लस M2। यही एक्सेलरेशन इस M1 की भी होगी, इस रोप की भी होगी, और इसकी भी होगी। तो अब आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द टेंशन इन द रोप, यहां पे क्वेश्चन था फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां पे क्वेश्चन था टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसा था मेरा, यहां पे मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब है इस पूरे स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन होनी है, तो इसलिए मैंने टीटी मान के उसको निकाल दिया। यहां पे निकाल सकते हो वैल्यूज अगर मैं दे दूं, पर यहां पे अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द टेंशन इन रोप, टेंशन इन रोप, आपको पता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। टेंशन इन रोप आप रिवर्स पूछोगे मेरे से, मैं आपको बोलता हूं डायग्राम देके कि बेटा टेंशन इन रोप बताओ, आप मेरे से उल्टा पूछोगे कि सर ये बताओ रोप में निकालनी कहां पे है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि सर रोप में हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उसके पास मास है। तो मैंने आपको बोला कि चलो मेरे को आप यहां पे निकाल के बता दो, यहां पे, ठीक है। अब मैंने आपको यह बोला कि ये वाला जो है टोटल इसकी लेंथ L है, टोटल लेंथ जो है इसकी कितनी है, इसको मान लेते हैं ऐसे हम, दैट इज L, रोप की टोटल लेंथ L है। तो यहां से x डिस्टेंस पे आप मुझे बता दो, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। पॉइंट आया समझ में, जहां पे मैंने ये लाइन बनाई है उस सेक्शन पे आपको टेंशन बतानी है। तो सबसे पहले इसके एफबीडीज बनेंगे। अब देखो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पे इस डायरेक्शन में लगेगी टेंशन, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लेफ्ट में लगेगी, फर्दर इसके रोप के भी एफबीडीज बनेंगे। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा इसमें। M1 बनाते हैं सबसे पहले, M1, एक तो उसका M1 जी नीचे लगेगा और N ऊपर लगेगा, वो तो ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी तो था ना वो M2 जी, मैं वर्टिकल इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो बैलेंस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो फोर्स यहां पे मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो यहां पे बात करते हैं अभी M1। तो M1 में, M1 के ऊपर फोकस करो, वर्टिकल भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल देखो। देखो हुआ क्या, आपने F लगाया यहां पे, इधर को खींचा, आपने M2 को खींचा, M2 ने रोप को खींचा, रोप ने M1 को खींचा।
रोप जब M1 को खींच रही है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस M1 को चलाने के लिए, वो एक तरीके से टेंशन फोर्स है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डेवलप होगी, उसको मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन में, दैट इज T1। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितनी होगी? T1। अब रोप की बात करते हैं। मैं कौन सा रोप बनाने वाला हूं यहां पे? इतना सा पोर्शन, ये वाला, ये वाले रोप का मैं FBD बनाने वाला हूं जो L-X लेंथ का है। तो अगर मैं बात करूं L-X लेंथ की, अब देखो ये वाला जो सेक्शन है यहां पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कॉमन है M1 और उस L-X वाली रोप के लिए। तो अब आप सोचो, सब कुछ भूल जाओ और आप सोचो L-X रोप को और M1 को सोचो। L-X रोप ने M1 को इधर को खींचा T1 से, वो हुआ एक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। M1 क्या करेगा? इस L-X को इधर को खींचेगा, कितने से? इस T1 से। सो दैट विल बी T1। आई बात समझ में? तो इसकी लेंथ कितनी है? L-X है। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात यहां पे बात करते हैं, इस वाले सेक्शन पे आ जाओ। ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले, अब फिर से सुनो, आपने F लगा के इसको ऐसे खींचा, M2 ने इतने से पोर्शन को खींचा होगा अपनी तरफ, इस डायरेक्शन में मान लेता हूं T2 से, T2 से खींचा होगा। तो इस पोर्शन ने इस M2 को इधर खींचा होगा T2 से, तो यहां पे हम T2 मान लेंगे। फिर आगे चलो, इस पोर्शन ने इस L-X को, मतलब X ने L-X को खींचा होगा T3 से, कितने से खींचा होगा? T3 से। तो L-X इसको इधर को खींचेगा T3 से, तो यहां पे क्या बनेगा? T3। ये T3 इस सेक्शन पे किसने लगाया? इसके बगल में कौन सा सेक्शन है? X। कौन सा है? X। तो X ने L-X को इधर को खींचा T3 से, तो L-X उस X को इधर को खींचेगा T3 से। तो ऐसे बना देते हैं इसका। अब देखो, ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला सेक्शन सेम है, इस पे इधर को लगेगा आपका क्या? T3। लेंथ इसकी X है और इधर को लगेगा इस पे कितना? T2। ये T2 इस X पे किसने लगाया? M2 ने। तो मतलब ये X M2 पे क्या लगाएगा? T2 इधर को। तो M2 का जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा? और इधर तो F लग ही रहा है, और इसका वो मास और रिएक्शन तो सेम ही होगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। थोड़ा फील लेके देखो इस डायग्राम की, आना चाहिए समझ में। देखो, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है। इस सेक्शन ने इस सेक्शन को T1 से इधर खींचा, तो इसने इधर को T1 से इधर खींचा। अब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है। इसने इसको इधर को खींचा T3 से, तो इसने इसको उधर को खींचा T3 से। फिर ये वाला और ये वाला सेक्शन सेम है। तो इस M2 ने इस X को इधर को खींचा T2 से, तो इस X ने इस M2 को खींचा T2 से। तो एक्शन रिएक्शन की कहानी है सारी, एक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो बस सिंपल है। उसके बाद ये सारे का सारा जो सिस्टम है राइट में ही जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए, ये भी एक्सेलरेशन ए से इधर को जा रहा है, ये भी ए से इधर को जा रहा है, और ये भी ए से इधर को जा रहा है। इनकी इक्वेशंस लिख देता हूं अब मैं। इक्वेशंस आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करो एक बार इक्वेशंस बनाने की, बन जाएंगी इक्वेशंस, इजी है। F = ma करना है बस। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रोप है मेरी, उसकी लेंथ L है और L लेंथ का मास M है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? M/L। L-X लेंथ का मास कितना होगा? M/L × L-X। और X लेंथ का कितना होगा? M/L × X। ये यूनिटरी मेथड है, आपको क्लियर होना चाहिए। इक्वेशंस बनाते हैं M1 की। M1 की इक्वेशन क्या बनेगी? M1 पे फोर्स T1 लग रही है, मास M1 है, एक्सेलरेशन A है, तो T1 = M1A। उसके बाद इसकी बात करते हैं, राइट में जाएगा, ये दो फोर्सेस हैं T3 T1, तो T3 ज्यादा हुआ, तो दैट विल बी, नेट फोर्स विल बी
T3 माइनस T1 इज इक्वल टू L माइनस एक्स का मास कितना है, दिस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। F इज इक्वल टू एम में लग रहा है, नेट फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे बात करते हैं नीचे वाले x वाले की, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एल इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी बात करते हैं, दिस विल बी F माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। बन गई क्वेश्चन, बात खत्म। तो रोप आपको ऐसे एनालाइज करना है, रोप में हर पॉइंट पे जो आपको टेंशन है वो डिफरेंट है। अब फर्ज करो, मान लो आपको वो पूछता टेंशन यहां पे बताओ, तो वो डिस्टेंस जरूर बताएगा, फिर वो डिस्टेंस यहां से इतना है, तो मास अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। तो हर पॉइंट पे आपको टेंशन डिफरेंट मिलेगी। तो जब भी आपको रोप दे दी जाए तो वो उसका मास जरूर देगा और आपको डिस्टेंस जरूर देगा, पॉइंट जरूर देगा जहां पे टेंशन वो पूछ रहा है आपसे। पूरे रोप में टेंशन सेम नहीं हो सकती। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? चलो अब आगे देखते हैं। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को करने से काफी ज्यादा आपका जो माइंड है वो ओपन हो जाएगा स्ट्रिंग और रोप वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। आप एक काम कर सकते हो, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन, फिर आप वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार उसको ट्राई करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि सॉल्व हो जाए, एंड उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। वीडियो आप ऑन करके देख लेना उसको। देखो, ये पूरा सिस्टम आपको दे रखा है, जो पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को उसने बोल दिया 9.8 लेना है। दो मासेस हैं 1.9 kg के और 2.9 kg के। ऊपर जो यहां पे बेसिकली आप कह सकते हो, जहां पे आपने इन पूरे सिस्टम को टाई किया हुआ है, 1.9 kg यहां पे इससे जो बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग है, ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे रोप है। 1.9 kg और 2.9 kg के बीच में क्या है, रोप है, और 1.9 kg और ऊपर इस आप कह सकते हो जॉइंट के बीच में जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। आपको बतानी है टेंशन एट पॉइंट P, और ये जो पॉइंट P है वो इस रोप का मिड पॉइंट है। रोप का मास है 0.2 kg, और इस Q स्ट्रिंग में आपको टेंशन बतानी है। तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आप इस वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। हाँ जी, डन। चलो अब देखते हैं यहां पे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। यहां पे मैं थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर लेता हूं। देखो, एफबीडीज बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्या चीज है, इस 1.9 kg की बात करते हैं। 1.9 kg, और इसके नीचे कौन सा है, ये इसके नीचे रोप है। एक्चुअली जो रोप है आपकी, इसको मैं ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूं ताकि सब कुछ आ जाए। इसको 0.2 को मैं मिटा देता हूं। हमें पता है पूरा सिस्टम जा रहा है एक्सेलरेशन a नॉट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, ये है 1.9 kg, ऊपर है स्ट्रिंग। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कैसी होगी, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। अनलेस स्टेटेड इन द क्वेश्चन तो आपको स्ट्रिंग को मासलेस लेना है। इनएक्सटेंसिबल तो हमेशा होता ही है, तो टेंशन सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे। टी मान लेते हैं इसको, या टी क्यू मान लेते हैं। तो हर जगह यहां पे टेंशन कितनी है, दैट इज टी क्यू। अब चलते हैं नीचे। नीचे इसके ऊपर और फोर्सेस अभी बनाएंगे, पहले मैं आपको बाकी चीजें बना दूं। ये रोप, इसका मास कितना है, बड़ी मोटी रोप बन गई यार, पतली कर देते हैं इसको थोड़ी। ये इसका मास कितना है, 0.1 kg, क्योंकि मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो P के ऊपर जो बनेगी आपकी 0.1 kg की रोप, और नीचे भी 0.1 kg की रोप, मिड पॉइंट है, आधी आधी रोप, हाफ हाफ हो जाएगा मास। अब होगा क्या, ध्यान से देखो। अब 1.9 kg और 0.1 kg की अगर मैं बात करूं तो अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब 1.9 kg इस 0.1 kg को ऊपर पुल कर रहा है। कितनी टेंशन से,
कितनी टेंशन से, दैट इज T मान लेते हैं। तो ये वाली रोप भी उसको नीचे पुल कर रही होगी टेंशन T से। उसके अलावा इसका वेट भी तो है, दैट इज 1.9 G। तो ये FBD 1.9 kg का बन गया, जिसमें उसका वेट नीचे लग रहा है और दूसरा ये टेंशन T फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि ये 1.9 kg इस रोप को जो 1.1 kg की उसको ऊपर पुल कर रहा है टेंशन T से। तो ये रिएक्शन रोप लगाएगी इसके ऊपर T का, और ये पूरे का पूरा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन कितनी, A0 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, ये वाला 0.1 kg क्या कर रहा है और इसके ऊपर फोर्स, इसके नीचे एक और रोप है, ये वाली, ये रोप है, इसका भी मास कितना है 0.1 kg। अब ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, जो ये वाला पोर्शन है रोप का, वो इस वाले पोर्शन को ऊपर खींच रहा है। टेंशन कितनी से, कितने से खींच रहा है वो, दैट इज, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, ये वाली रोप है जो वो इस 2.9 kg को ऊपर खींचेगी। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है वो भी इसको पुल कर रहा होगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट आई हैव सेड। इस 0.1 kg की बात करते हैं, और ये वाला 0.1 kg जो नीचे है, इसको ऊपर वाली जो हाफ रोप है ऊपर खींच रही है। मतलब मैं इस सेक्शन पे पहुंच चुका हूं जितनी टेंशन यहां पे लग रही होगी, तो मैं मान लेता हूं इसके ऊपर, यहां पे ऊपर को कितना लग रहा है, दैट विल बी TP। और इसी TP से ये इसको नीचे खींच रहा होगा रोप, एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। फिर से समझ लो, ऊपर वाली रोप, नीचे वाली रोप, ये बीच में P पॉइंट आया। P पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, P पॉइंट पे एक तो 0.1 kg ये वाला है, इसका वेट लग रहा होगा नीचे को, दैट विल बी 0.1 G। उसके अलावा ये वाली जो रोप है नीचे वाली, ये ऊपर वाली को नीचे खींच रही होगी, क्योंकि ऊपर वाली नीचे वाली को ऊपर खींच रही है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, सिंपली पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, मतलब हर कंपोनेंट एक दूसरे को ऊपर खींच रहा है। तो सिमिलरली ये वाली जो रोप है ऊपर वाली, ये नीचे वाली को अप खींच रही है, एक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, नीचे वाली इस रोप पे डाउन में फोर्स लगाएगी। तो ये TP मैंने बना दिया, TP इस वाली रोप पे नीचे बनेगा और इस वाली रोप पे ऊपर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इस 0.1 kg की बात करूं मैं, जो नीचे वाला है, इसका वेट भी तो एक्ट करेगा नीचे को, दैट विल बी 0.1 G। अच्छा, इसकी फोर्सेस कंप्लीट हो गई, तो ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, एक्सेलरेशन A0 से ऊपर जा रहा है। इसकी बात करते हैं, यहां पे टेंशन ले लेते हैं हम, यहां पे T' ले लेते हैं। तो सिमिलरली ये वाली जो रोप है इस ब्लॉक 2.9 kg को ऊपर पुल करेगी T' से, तो ये 2.9 kg उस रोप पे T' नीचे को लगाएगा रिएक्शन। ये लगा T', सिमिलरली ये T' यहां पे ऐसे लगेगा। और दूसरी बात, यहां पे इसका वेट एक्ट करेगा 2.9 G। आई बात समझ में? तो 2.9 kg के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वो टेंशन वाली लगेगी फोर्स, जो ये वाली रोप इस 2.9 kg को ऊपर खींचेगी वो T' से, तो ये इसके ऊपर ऐसे, मतलब ये इसके ऊपर नीचे को लगाएगा और ये जो है इसके ऊपर को लगाएगा। आई होप आपको एफबीडीज ऐसे आते हैं बनाने। तो दिस इज द एफबीडीज। अब इसकी इक्वेशंस लिख देते हैं यहां पे। इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो ये भी ऊपर ही जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ए से, A0 से, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशंस क्या बनी, इसकी लिखते हैं पहले, TQ माइनस T प्लस 1.9 G इज इक्वल टू 1.9 A0। इसकी लिखते हैं T माइनस TP प्लस 0.1 G
इज इक्वल टू 0.1 इंटू ए नॉट। इसकी बनाते हैं नीचे वाले की, टीपी माइनस टी डैश प्लस 0.1 जी इज इक्वल टू 0.1 ए नॉट। इसकी क्या बनेगी नीचे वाले की, टी डैश माइनस 2.9 जी इज इक्वल टू 2.9 ए नॉट। ये बन गई इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है आपको और आपको निकालना, देखो सारा मैंने पूरा इसका डीएनए करके रख दिया आपके सामने। आपको क्या निकालना है, टीपी और टीक्यू निकालना है, टीपी और टीक्यू की वैल्यूज निकालनी है। तो अब अगेन आप इसको ट्राई कर सकते हो, सॉल्व मैं यहां पे करता हूं इसको, ठीक है। तो देखो जी यहां पे ए नॉट की वैल्यू मेरे को 0.2 पता है, सो दिस विल बी, टीक्यू की वैल्यू क्या बनेगी, टीक्यू विल बी इक्वल टू टी प्लस 1.9 इंटू जी प्लस ए नॉट। पता है आपको मैंने इसको कैसे लिखा, इस पूरी चीज को मैं राइट में ले गया, 1.9 कॉमन लिया और अंदर बचेगा जी प्लस ए नॉट। जी कितना मेरा 9.8, ए नॉट कितना 0.2, टी प्लस 1.9 इंटू 9.8 प्लस कितना होगा ये 0.2, 1 बन गया, सो दिस विल बी 10 बन जाएगा, सॉरी, दिस विल बी टी प्लस कितना हो जाएगा ये 19। लेट मी टेक चॉक। आगे देखो ये किसकी इक्वेशन बनी है मेरे पास, टी क्यू की। एंड इधर बनाते हैं, अब यहां पे बनाते हैं, दिस विल बी टी इज इक्वल टू टीपी प्लस 0.1 इंटू जी प्लस ए नॉट। अगेन तो यहां पे मेरा बना टीपी प्लस जी प्लस ए नॉट, तो कितना बन रहा है मेरा 10 इंटू 0.1 1, तो टी इज टीपी प्लस 1। एंड आगे चलो टीपी कितना है, टीपी इज इक्वल टू टी डैश प्लस 0.1 जी प्लस ए नॉट, और ये 10 है, दिस विल बी टी डैश प्लस 1। एंड नीचे वाला टी डैश इज इक्वल टू 2.9 इंटू जी प्लस ए नॉट, 10 इंटू 29 बनेगा 29। तो टी डैश कितना आया मेरे पास 29 न्यूटन। मैं सब कुछ ही निकाल रहा हूं इस क्वेश्चन में, ऑल्दो उसने क्यू और पी पूछा था मेरे से। ये आ गया मेरे पास टी डैश, टी डैश को यहां पे डालो तो टीपी कितना आ जाएगा 29 प्लस 1, 30 न्यूटन। फिर टीपी को यहां डालो तो टी कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 31 न्यूटन। फिर टी को 31 यहां पे डालो, टी क्यू कितना आ जाएगा 31 प्लस 19 50 न्यूटन। हो गया सॉल्व। 30 न्यूटन और 50 न्यूटन आंसर है। देखो जब प्रैक्टिस होती है ना तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो, पर क्योंकि मैं यहां पे समझा रहा हूं इसलिए मैंने हर चीज की एक तोड़ तोड़ के आपको एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पे कि कैसे इसको करना है। नाउ आस्क योरसेल्फ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ढंग से और समझी है सारी चीजें, यू मस्ट हैव गॉट अ फीलिंग कैसे स्ट्रिंग और रोप को आपको टैकल करना है। रोप में हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके पास मास होता है, और जो स्ट्रिंग है उसमें वो उसको मासलेस मान के चलते हैं, इसलिए वहां पे जो आपकी टेंशन डेवलप होती है वो कैसी होती है, सेम डेवलप होती है। क्लियर है? So this was the video in which I wanted to give a very easy, सरल, crystal clear explanation of this string and rope issue. Many students have doubt in this, many students. So just like this video and share this video if you have learnt something. सब्सक्राइब ही करो मेरे चैनल को, ठीक है? मैं बोलता नहीं हूं नॉर्मली, पर कर लो सब्सक्राइब और शेयर करो इसको, and tell me in the comment section if there is some topic in physics which is bothering you.
आई विल मेक अ वेरी सरल एक्सप्लेनेशन फॉर यू, ताकि आपको वो माइंड में बिठाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके माइंड में किसी चीज को बिठाना, एक्सप्लेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू जस्ट गिव मी द टॉपिक, और एल्स आई एम चूजिंग जो मुझे लगते हैं कि स्टूडेंट्स को दिक्कत देते हैं। आई विल बी कमिंग अप विद दीज सरल एक्सप्लेनेशन वीडियोज फ्रीक्वेंटली। फाइन, सो जस्ट कीप लर्निंग एंड स्टे इन टच इन द कमेंट सेक्शन। आप बताते रहो कैसे कैसे आपको चाहिए वीडियोज, और कोई डाउट है तो पूछो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।